मनु गौर साहब, आप सोशल वर्कर हैं, आप इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? जो प्रधानमंत्री ने कल कहा है उसमें आप क्या संदेश पढ़ रहे हैं एक आम आदमी के लिए? देखिए जोशी जी, मैं टैक्स पेयर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं टैक्स पेयर के एंगल से एक बात कहना चाहूंगा कि टैक्स पेयर के पैसे से देश चलता है और टैक्स पेयर ये देश को चलाने के लिए पैसे लगातार 1947 से देश की आजादी से लेकर आज तक देता आ रहा है। क्यों देता आ रहा है कि देश की आजादी के समय जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं धीरे धीरे करके कम हो, खत्म हो। लेकिन आप किसी भी देश की किसी भी समस्या का नाम लेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की हो, भुखमरी की हो, गरीबी की हो, प्रदूषण की हो, अपराध की हो, आप किसी भी समस्या का नाम लेंगे, हर समस्या हमारे देश में आजादी के बाद बढ़ी है, कोई भी समस्या कम नहीं हुई है। इसका मतलब वो टैक्स पेयर का जो योगदान है देश को चलाने में, प्रगति में, विकास के लिए और गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबों की अपलिफ्टमेंट के लिए वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जरूरी है, आज आपका ये इकोनॉमिक चैनल है, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस समय देश की स्थिति वो हो गई है कि जहां पर एक गरीब किसान भी आत्महत्या कर रहा है और एक बड़ा कॉर्पोरेट भी आत्महत्या कर रहा है। इस चीज को हमें बहुत संजीदगी से समझने की आवश्यकता है। कितने लोगों को हम शौचालय दे देंगे, कितने लोगों को हम घर दे देंगे, कितने लोगों को हम गैस का चूल्हा दे देंगे, कितने लोगों को हम बिजली के कनेक्शन दे देंगे, और वो सारा बर्डन वो हम दे देंगे एक सैचुरेशन लेवल पे, लेकिन उसके बाद जो आबादी बढ़ेगी उसका बर्डन फिर से टैक्स पेयर पे आएगा। तो ये चीज सोचने की जरूरत है। ठीक है, ये आप एक इंटरेस्टिंग एंगल लाए हैं कि साहब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, टैक्स पेयर गिनती के हैं और उनके ऊपर आप कितना बोझ डाल सकते हैं मामले में, और स्वास्थ्य के मामले में पिछड़े हुए हैं। मनु गौर साहब, जब आप कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है, तो टैक्स पेयर देखिए, टैक्स और ईमानदारी की बात यह है कि टैक्स पेयर कोई अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है, ये समाज, ये देश आपको कमाने का मौका दे रहा है, इसके बदले में आप उस कमाई का कुछ हिस्सा वापस दे रहे हैं। कुछ तो हमें, जो लोग ज्यादा कमाएंगे उनको देश को कुछ ज्यादा देना होगा, ये समाज तभी चलेगा, वरना तो सब अपना अपना घर, अपना अपना परिवार चलाएंगे, फिर समाज और सरकार की जरूरत क्या है। लेकिन जो अर्चना कह रही है, इसको आगे जोड़ें, अगर इसी पैसे का सदुपयोग हो, इन इलाकों में बेहतर तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, तो अपने आप ये आबादी की समस्या क्या कंट्रोल नहीं होगी, जो बाकी देश के हिस्से दिखा रहे हैं जहां शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर है। देखिए जोशी जी, आप बिल्कुल, मैं इसमें दो बात कहूंगा। मैं अर्चना जी की बात का भी जवाब दूंगा और दिनेश जी की बात का भी जवाब दूंगा। जहां तक शिक्षा की बात की जा रही है, यदि शिक्षा से ये होना संभव था तो 1974 से लेकर आज तक उसी करदाता का, जिसकी आपने बात की, 2.25 लाख करोड़ रुपया, जो रियल टाइम वैल्यू के हिसाब से 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैठता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक साल का रेवेन्यू जनरेशन है, वो पैसा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे खर्च कर दिया गया। तो उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे, आपने देश का एक साल का रेवेन्यू खर्च कर दिया अब तक, तो उस पैसे को आप और जगह लगा सकते थे। दूसरी चीज, जहां तक बात रहती है शिक्षा की, तो क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क देखिए। पहले क्या होता था, ये हम उस देश में रहते हैं जिस देश में पहले दुनिया की दो पहली यूनिवर्सिटीज बनी थी, तक्षशिला और नालंदा। आज दुनिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटीज में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन साइज इतना बढ़ चुका है, हमें सारे स्टूडेंट्स को, सारे लोगों को कैटर करना है, तो हम नंबर ऑफ स्कूल्स तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा भी कि जिन स्कूल्स में हम पढ़े हैं उन स्कूल्स में हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज अर्चना जी ने कही कि आंकड़े दिए उन्होंने कुछ, कि इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा दिया। अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन 136 करोड़ 2021 में होनी है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। वहीं आप गवर्नमेंट का दूसरा आंकड़ा उठा के देखेंगे आधार कार्ड के हिसाब से, तो वो हो चुकी है, और वहीं आप यूएन का डेटा उठा के देखेंगे तो वो हो चुकी है। 11 जुलाई 2000 में दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम आस्था अरोड़ा है, और तब से लेकर आज तक 18 साल बीत चुके हैं साहब। 18 साल बाद हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ पर एनम के रेट से बढ़ी है।
अगर आप उसी हिसाब से, उस एवरेज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आप देखेंगे कि हमारी बर्थ रेट क्या है, तो हमारे देश में लगभग हर साल 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। हमारे देश में हर साल 88 लाख लोग मरते हैं, मोर्टिलिटी रेट है। तो इसके हिसाब से लगभग 1 करोड़ 60 लाख के आसपास की हमारी आबादी हर साल बढ़नी चाहिए थी पिछले 18 साल में, लेकिन हमारी स्थिति एक्चुअल में कुछ और है। और वास्तव में यही जो आंकड़ों का विरोधाभास है, यही सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर की समझ में आई हैं और यही रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाए हैं। एक चीज कह के मैं अपना सबमिशन और करूंगा कि बहुत सी सरकारी स्कीम्स ऐसी हैं सर जिसमें 2 बच्चों का प्रावधान लागू है। जब आप प्रेग्नेंट वुमेन को 6,000 रुपए देते हैं तो वो उसकी पहली 2 प्रेगनेंसीज पे देते हैं। जब आप मैटरनिटी लीव की बात करते हैं तो वो पहली 2 प्रेगनेंसीज पे करते हैं। जब आप इनकम टैक्स में नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं आप गौर साहब जी कि अगर कोई इंसेंटिव मिल रहा है, कोई इंसेंटिव मिल रहा है और वो हम एक सीमा के बाद नहीं देंगे, यहां तक तो बात समझ में आती है। समस्या तब होती है जब कहा जाएगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सजा मिलेगी। सजा पर समस्या होती है, इंसेंटिव रुक जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। सरासर नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर की बात को मोल्ड करा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी कोई भी बात ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा पेरेंट्स को जिम्मेदार होना चाहिए। पेरेंट्स को जिन बच्चों को वो जन्म देने जा रहे हैं उन बच्चों को वो अच्छा जीवन स्तर दे सकते हैं, इसके हिसाब से उन्हें बच्चों को जन्म देना चाहिए। तो उन्होंने जिम्मेदार अभिभावक की बात करी है। हम पिछले 6 साल से जनसंख्या विषय पर काम कर रहे हैं। 125 सांसदों ने समर्थन से एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट पार्लियामेंट में हम लोगों ने एज ए प्राइवेट मेंबर बिल फाइल कराया था। तो उसमें 125 एमपीज का समर्थन था, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। आज तक टोटल 36 प्राइवेट मेंबर बिल्स पॉपुलेशन इश्यूज के ऊपर पार्लियामेंट में टेबल हुए हैं। इसमें हर पार्टी के 15 सांसद कांग्रेस के हैं, 9 सांसद उसमें बीजेपी के हैं, टीडीपी के हैं, आरजेडी के हैं, सारे दलों के, टीएमसी के हैं, सारे दलों के सांसद रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, लेकिन ये मुझे अब मैं थोड़ा समय कम है गौर साहब, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मैं अब बाकी लोगों से कुछ बात कर लूं। एक बार मैं मुदस्सिर जमान खान साहब के पास दोबारा नहीं, हमने पूछा उसका जवाब देख लें कि क्या कानून बनाए बिना आबादी की बढ़त रोकी जा सकती है। तो इस सवाल का जवाब 22% लोग मानते हैं कि हाँ, कानून बनाए बिना आबादी की ग्रोथ रोकी जा सकती है, लेकिन 78% को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें, आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। आवाज अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अमीश देवगन के साथ देखिए टक्कर। 370 का काम तमाम, अब जनसंख्या पर लगाम।